हेलो एवरीवन। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और जो भी आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड दैट इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में किसने यह घोषणा की, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। ए चार्ल्स एबियट, बी एल.डी. व्हाइट, सी डॉनहम, डी ऑर्डवे टेड। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है पब्लिक एड में और ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और ये पूछा जा भी सकता है। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है पेपर 2 में, तो इससे आप क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। लास्ट तक सारे क्वेश्चन लगाएं और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डॉनहम का ये स्टेटमेंट है, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका पूरा नाम था वालेस ब्रेड डॉनहम और ये अमेरिका के हैं और इनकी जो मेनली जो ये स्पेशलाइज थे, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही सबसे ज़्यादा इन्होंने स्टडी की। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड बाय। शब्द विकास प्रशासन किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ए एडवर्ड बिडनर, बी गोस्वामी, सी एफ.डब्ल्यू. रेक्स, डी मोंटगोमरी। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इस पर लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो अभी तो आपसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो पूछ रहा है ये, कि इस वर्ड को सबसे पहले यूज किसने किया था। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा। एक तरह से ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को क्वाइन किसने किया था। ए बी सी डी देख लीजिए, 4 नाम मेंशन है। बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी। यूएल गोस्वामी इंडियन स्कॉलर थे और इन्होंने ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड क्वाइन किया। कहाँ से आया ये शब्द। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि पब्लिश हुआ था 1955 में, 1955 में। और उसी आर्टिकल में इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया। अब अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता कि फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, विकास प्रशासन के जनक कौन हैं, फादर बताना है आपको, किसे कहा आता है। देखिए, वो है जॉर्ज गांट। बाकी और बहुत से थिंकर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, पर वर्ड किसने कॉइन किया, यूएल गोस्वामी ने। और फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है, जॉर्ज गांट को। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डहल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ हिंड्रेंस इन द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट डहल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है। ए यूबिक्वियस वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सर्वव्याप्त मूल्य, बी अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार की अनिश्चितता, सी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता, डी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। रॉबर्ट डहल के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछ रहा है। 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं ऑप्शन में, और इनमें से एक है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इमरजेंस में बाधा नहीं है, वो उसके इमरजेंस के लिए बाधा नहीं बल्कि उसे बढ़ाती है। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रॉबर्ट डहल के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन के उद्भव में लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता ये बिल्कुल भी बाधा नहीं बनती है लोक प्रशासन के उद्भव में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द बुक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पब्लिश्ड? रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट किताब का प्रकाशित हुई? 1990, 1991, 1992, 1993, 1990, 1991, 1992 या 93? ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये ज़रूर पूछी जाती है। अब आपसे यहाँ पर ये किसकी बुक है ये नहीं पूछ रहा है, पब्लिशिंग ईयर पूछ रहा है। किस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1992, 1992 में रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट किताब पब्लिश हुई। इस बुक का पूरा नाम है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर। ये किसकी बुक है? किसने इस बुक को लिखा है? डेविड ई ऑसबर्न और गैब्लर टेड की ये बुक है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है कि रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट को आप मैच कराइए इसके ऑथर से, तो इसके ऑथर है डेविड ई ऑसबर्न और गैब्लर टेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following administrative thinker has not supported the distinction between public and private administrations? निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन नहीं किया है? ए पॉल एच एप्लेबी, बी एमपी फॉलेट, सी सर जोसिया स्टैम्प, डी हर्बर्ट साइमन। अब ये क्वेश्चन तो आपके पहले चैप्टर से ही है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, और ये क्वेश्चन इसी के ही बारे में है कि किसने इन दोनों के बीच में डिफरेंस का सपोर्ट नहीं किया है। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एमपी फॉलेट ने इन दोनों के ही डिफरेंस को सपोर्ट नहीं किया, जबकि पॉल ने किया, जोसिया स्टाम्प ने भी किया, हर्बर्ट साइमन का भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इन लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस को साबित करने के लिए, और पीटर ड्रकर, इन्होंने भी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर किए हैं। इन लोगों ने बताया है कि किस तरह से जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है वो अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस हो, या फिर यूनिफॉर्मिटी में डिफरेंस हो, या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस हो। ये दोनों की सर्विस मोटिव भी कभी कभी अलग होती है, स्कोप अलग होता है, प्रभाव अलग होता है, और फाइनेंशियल कंट्रोल भी दोनों ही प्रशासन में अलग होते हैं। ये सारे पॉइंट्स रख करके इन तीनों थिंकर्स ने डिफरेंस बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के गठन और उपयोग ही प्रशासन है। यह किसकी प्रशासन की परिभाषा है? ए हर्बर्ट ए साइमन, बी इयन ग्लैडन, सी फेलिक्स ए निग्रो, डी लूथर गुलिक। एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन दोनों की डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशन हो, डेफिनेशन एग्जाम में इन पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट
थिंकर हैं तो आप उनकी डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए। अब बताइए कि ये किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है। अगर आपने पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फेलिक्स ए निग्रो की ये परिभाषा प्रशासन के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच थिंकर हैज इंक्लूडेड द एक्टिविटीज ऑफ 3 ऑफ गवर्नमेंट्स ब्रांचेस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से विचारक ने लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं? हर्बर्ट साइमन, गुलिक, फेयोल या एल.डी. व्हाइट। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस विचारक का मानना था कि लोक प्रशासन में ये सरकार की 3 शाखाएं शामिल होती हैं, कोई एक नहीं बल्कि ये 3। इसका सही आंसर क्या होगा? साइमन, गुलिक, फेयोल, एल.डी. व्हाइट। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एल.डी. व्हाइट ने इंक्लूड किया है लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके साथ और कौन कौन से थिंकर ने इनके इस व्यू का समर्थन किया था? मार्शल थे, डिमॉक थे, एफ.ए. निग्रो हैं, पिफनर हैं। इन थिंकर्स ने सपोर्ट किया है कि लोक प्रशासन इन 3 शाखाओं को शामिल करता है। जबकि इसके अगेंस्ट कौन है? इसके अगेंस्ट हैं हर्बर्ट साइमन, इसके अगेंस्ट हैं लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, ऑर्डवेटेड और विलक बॉय। इन लोगों ने लोक प्रशासन को ये 3 शाखाओं में नहीं बताया कि वो इंक्लूड करती है, बल्कि इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को इंक्लूड करती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को ही केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है। ये अगेंस्ट में बोला था किन्ने? साइमन थे, उसमें गुलिक हैं, ऑर्डवेटेड हैं और फेयोल हैं। और जबकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा ये पूछा कि सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लोक प्रशासन में कौन शामिल करता है, तो इसका सही आंसर एल.डी. व्हाइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड फिलोसफिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण की वकालत किसने की? फ्रैंक जी गुडनाउ, बी प्लेटो, सी हीगल, डी कौटिल्य। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अप्रोचेस भी हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ लिया है तो सिर्फ आप पब्लिक एड के लिए क्वेश्चंस ही लगाइए। जितने ज़्यादा आप पब्लिक एड क्वेश्चन लगाएंगे आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि उससे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। इसलिए अगर जिस यूनिट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है आप उसके क्वेश्चंस लगा लिया करिए। बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो लोक प्रशासन के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण की वकालत, एक तरह से इनकी जो बुक थी रिपब्लिक, उसमें हम इस अप्रोच को देख सकते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच को। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट अप्रोच रहा है और ये कंसंट्रेट करता है कि क्या होना चाहिए, और इसका एम है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ के लिए आइडियाज़ देना, एक आदर्श प्रतिपादित करना जो कि प्लेटो की रिपब्लिक करती है और थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है। तो ये सारे एक आदर्श रूप में हैं और इनमें दार्शनिक दृष्टिकोण दिखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसका मानना है कि प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है? ए साइमन, बी स्मिथबार्ग, सी डिमॉक, डी लूथर गुलिक। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि क्या होगा। प्रशासन पर ही ये सवाल भी है और ये भी आपको
चैप्टर 1 में ही मिल जाएगा। ABCD सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डिमॉक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल्स का टॉप से लेके बॉटम तक की एक्टिविटी कंसिस्ट करता है। डिमॉक के साथ इनको LD वाइट ने भी सपोर्ट किया। और इसके अगेंस्ट कौन था? किसका मानना था कि प्रशासन सिर्फ टॉप पर्सन्स की एक्टिविटी से ही बनता है? उसमें थॉमसन थे, लूथर गुलिक थे और साइमन थे। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? नया सार्वजनिक प्रबंधन शब्द किसने गढ़ा? A. क्रिस एग्रिस, B. एल्टन मेयो, C. फ्रांसिस लिंकन, D. क्रिस्टोफर हुड। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर आपने पब्लिक एड पढ़ लिया है तो ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम बुक की सरफेस पर मिलेंगे, एकदम आसानी से मिल जाएंगे। बहुत आपको अंदर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत डीप नहीं पढ़ना, क्योंकि ये तो सिर्फ आपसे क्वाइन पूछ रहा है कि टर्म किसने क्वाइन किया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें क्या है क्या नहीं, आपसे ये तो पूछ नहीं रहा हो। अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम इजी क्वेश्चन में ही अक्सर फंस जाते हैं, वो हमें नहीं आते इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस भी लगाया करिए। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्रिस्टोफर हुड ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द को गढ़ा है। कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड ने यूज किया था अपने आर्टिकल में, जिसका नाम था अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। 1991 में इनका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और वहीं से ये शब्द निकल के आया, नया सार्वजनिक प्रबंधन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु सेड बाय ऑर्गेनाइजेशन वी mean a well planned system of cooperative efforts in which every participant has an recognized role to play, duties and tasks to perform। किसने कहा संगठन से हमारा आशय सहकारी प्रयोग की एक सुनियोजित व्यवस्था से है जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है? ए. लूथर गुलिक, बी. साइमन, सी. ग्लैडन, डी. मोने। ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, किसकी है ये आपको बतानी है। अक्सर डेफिनेशन पब्लिक एड में आप देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आती है और वहाँ से क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, इसलिए आप डेफिनेशंस भी ज़रूर पढ़िए। जितने भी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हुई हैं उन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए, जो भी करिए पर डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिए। अब बताइए कि यह ऑर्गेनाइजेशन की किसकी डेफिनेशन है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये हर्बर्ट साइमन की ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू LD वाइट विच इज नॉट द 3 मेजर कंपोजिशन ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। LD वाइट के अनुसार संगठन के 3 प्रमुख संगठन अंग कौन सा नहीं है? ए. पर्सन व्यक्ति, बी. इंटर कम्युनिकेशन परस्पर संचार, सी. कंबाइंड एफर्ट्स संबद्ध प्रयास, डी. विलिंगनेस टू सर्व सेवा करने की इच्छा। संगठन के आपसे अंग पूछ रहा है LD वाइट के अकॉर्डिंग। अब बताइए, ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा। देखिए पब्लिक एड के लिए आप एम लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़िए और पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिक एड यूनिट में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको पढ़िए, पूरी पब्लिक एड मत पढ़िएगा। देखिए कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है उस यूनिट में और फिर उसको वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए हर चैप्टर में और वही चैप्टर पढ़िए और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये इंक्लूडेड
नहीं है, जबकि व्यक्ति है, संबद्ध प्रयास है, सेवा करने की इच्छा है। पर्सन्स, कंबाइंड एफर्ट्स और कॉमन पर्पस, ये 3 प्राइमरी एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं एल.डी. व्हाइट के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड हायरार्की एज स्केलर प्रोसेस? निम्न में से किसने पदानुक्रम को स्केलीय प्रक्रिया कहा है? ए बी सी डी ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। मोने होंगे या फिर रेले या फिर मूर एंड फिर रेले या फिर एल.डी. व्हाइट। हायरार्की को स्केलर प्रोसेस। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इन दोनों ही लोगों ने हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा है। ये 2 अलग अलग लोग हैं, इनका नाम है जेम्स डी मोने और इनका नाम है एलन सी रेले। और इन दोनों लोग की एक बुक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की क्या है? हायरार्की है जहाँ पर हायर कंट्रोल करता है लोअर के ऊपर। इसको स्केलीय प्रक्रिया क्यों कहा? क्योंकि जैसे स्केल में स्टेप्स हैं, जहाँ पर इन्होंने कहा जहाँ पर भी 2 लोग हैं, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट, वहाँ स्केलर प्रोसेस होता है, इसलिए इन्होंने हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हायरार्की को स्केलर चेन किसने कहा? तो वो हेनरी फेयोल है जिन्होंने हायरार्की को स्केलर चेन कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, Who differentiated between high and low level of span of control? किसने उच्च और निम्न स्तर के बीच नियंत्रण के दायरे के बीच अंतर किया? सर इयान हैमिल्टन, ग्राहम वालास, सेक्लर हडसन या फिर उर्विक? स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको पता है क्या है? देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक ऑफिसर पर्सनली डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज करता है। अब यहाँ पर आपसे ये तो पूछ नहीं रहा था, ये पूछ रहा है कि इन दोनों में ही उच्च और निम्न स्तर के बीच में अंतर बताया है किसने? जब आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये जरूर मिला होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उर्विक ने इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस को बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हु सेड दिस? हिंदी में समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है या किसने कहा था? ए मोने ने, बी न्यूमैन, सी साइमन, डी एम.पी. फोलेट। क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन पहला प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसने कहा? ए बी सी डी आप चारों नाम देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या है। देखिए वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर से आप थोड़ा सा सोचा करिए। अगर आपको आ रहा है तो फिर विद इन अ सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये मूणे की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज अनकरेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा जोड़ गलत तरीके से मिलाया हुआ है? आपको पेयर्स दिए गए हैं, 4 अप्रोचेज है, इंटीग्रल व्यू है, वाइडर व्यू है, एक्यूट अप्रोच है, मैनेजरियल अप्रोच है, और नाम दिया है कि इस अप्रोच को इस थिंकर ने सपोर्ट किया, पर इसमें से एक गलत है। जैसे इंटीग्रल व्यू डेमॉक ने दिया कि नहीं दिया, ये आपको पता होना चाहिए। वाइडर व्यू व्यापक दृष्टिकोण, विलक बॉय नाम है। सी एक्यूट अप्रोच संकीर्ण दृष्टिकोण को साइमन जी ने सपोर्ट किया है कि नहीं। मैनेजरियल अप्रोच प्रबंधकीय दृष्टिकोण को साइमन ने सपोर्ट किया है या नहीं। ये सारे अप्रोचेस हैं पब्लिक एड के।
अब बताइए आपकी सही आंसर क्या होगा। ABCD आप चारों व्यू देख लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये इनकरेक्टली मैच है। वाइडर व्यू व्यापक दृष्टिकोण को विल्हबी ने सपोर्ट नहीं किया है। इंटीग्रल व्यू क्या है, इसे डिमॉक ने सपोर्ट किया, ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। इंटीग्रल व्यू पब्लिक एड का कहता है कि जो पब्लिक एड है वो सम टोटल है मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लर्कियल एक्टिविटीज़ का, प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय एक्टिविटीज़ का पब्लिक एड सम टोटल है, ये अप्रोच कहता है। जबकि मैनेजरियल अप्रोच जिसे साइमन ने सपोर्ट किया, स्मिथ बर्ग ने किया, थॉमसन ने किया, लूथर गुलिक ने किया, ये अप्रोच क्या कहता है कि जो पब्लिक एड है ये केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल करता है, ना कि तकनीकी और लिपिकीय। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑथर और बुक्स आपके सामने अब्राहम मैस्लो है, MP फॉलेट है, फ्रैंक गुडनाउ, मैक्स वेबर। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक है पबैड में। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन देख लीजिए और इनको मैच कराइए, कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। और ये सारी इंपॉर्टेंट बुक हैं आपके एग्जाम के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो बुक पूछी जाती हैं वो दोबारा भी पूछी जाती हैं। कंटिन्यू एक पर्टिकुलर ईयर के बाद वही बुक आती है कि किस ऑथर की बुक है। तो इसलिए आपको जो बुक मोस्टली एग्जाम में आस्क्ड हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किस ऑथर की है। अब अब्राहम मैस्लो की कौन सी बुक है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से? देखिए अब्राहम मैस्लो की बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। फिर MP फॉलेट की बुक है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक गुडनाउ की कौन सी बुक है? इनकी बुक है थर्ड और फोर्थ, दो ऑप्शन के पास बचे, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये फ्रैंक गुडनाउ की बुक है। फिर मैक्स वेबर, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की बुक हो गई। अब इसमें आंसर क्या है? ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल ये सही है। अब अब्राहम मैस्लो की बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में पब्लिश हुई थी। फिर है मैरी पार्कर फॉलेट, MP फॉलेट, इनकी बुक है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1941 में पब्लिश हुई थी। फिर है फ्रैंक गुडनाउ, इनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसे अच्छे से देख लीजिए कि ये फ्रैंक जॉनसन गुडनाउ की बुक है जो कि 1900 में पब्लिश हुई है। और लास्ट है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो 1947 में मैक्स वेबर की बुक है, पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट? लोक प्रशासन, सॉरी आपसे प्रशासन के बारे में पूछ रहा है, लोक नहीं सिर्फ प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट डील्स विथ ऑल प्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, यह सभी नियोजित मानव गतिविधियों से व्याप्त है। सेकेंड, इट इज अ कोऑपरेटिव एफर्ट, यह एक सहकारी प्रयास है। थर्ड, द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, शब्द प्रशासन यूनानी शब्द से निकला है। केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है या फिर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? प्रशासन के बारे में आपसे ये सवाल है। 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब बताइए प्रशासन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? और बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट डील्स विद ऑल प्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, ये बात बिल्कुल सही है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दूसरा, इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट, ये भी सही है। तीसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, क्या ये बात सही है?
देखिए वर्ड का डिराइव होना भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ग्रीक वर्ड से है कि लैटिन से है कि इंग्लिश से आया या फ्रेंच से आया, तो ये आपके एग्जाम में आता है। इसलिए आपको जो वर्ड्स हैं उनका जो कहाँ से वो डिराइव हुए हैं ये भी पता होना चाहिए, किस लैंग्वेज से। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से नहीं डिराइव हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। किससे डिराइव हुआ है? ये लैटिन के वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर से डिराइव हुआ है। एड और मिनिस्ट्रियर ये दो अलग अलग हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एडमिनिस्ट्रेयर, जिसकी मीनिंग है टू सर्व और टू मैनेज, सेवा करना या फिर प्रबंधित करना। प्रशासन की क्या मीनिंग है? आप प्रशासन से क्या समझते हैं? प्रशासन है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पब्लिक और प्राइवेट, सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही थे, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो जीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, देखिए मोस्टली हर यूनिट से क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। सब न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं और उनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे एग्ज़ाम के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो जाएगी। और एग्ज़ाम बहुत पास है तो इसलिए आप मोस्टली क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और सिर्फ क्वेश्चन लगाने से नहीं कि इसका आंसर ये है, आपको वहाँ पर जानना भी पड़ेगा कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है। इसलिए क्वेश्चन लगाइए, उसका आंसर जानिए और एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर जानिए। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं लगाया है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस अटेम्प्ट में आप नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सिलेबस वाली वीडियो बनाया है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप सिलेबस और बुक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और बुक वाले में कि कौन सी बुक किस यूनिट के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। बुक्स पढ़िए, उसके बाद उसकी नोट्स बनाइए। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है एग्ज़ाम की तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रेडअप का, आप वहाँ जा कर के स्ट्रैटेजी ज़रूर देखिएगा। होप इट हेल्प्स यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया है, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।